सबक जरूरी है। विश्वजीत सिंह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे। उनके परिवार में दो बेटे, एक बेटी और पत्नी मंजू थी। बहुत सुकून भरी जिंदगी थी। वह एक कामयाब दिल के डॉक्टर थे। खुद का हॉस्पिटल खोल रखा था। साथ ही एक बड़ा सा बंगला बना रखा था। मंजू भी डॉक्टर थी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त थी। मंजू, भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया। बस यह बच्चे भी हमारी तरह डॉक्टर बन जाएं, तो हमारे इस सपने को और भी विस्तार देकर हमारा नाम रोशन करेंगे। विश्वजीत और मंजू दोनों ही अपने बच्चों को अपनी तरह एक कामयाब डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर बच्चों के सपने कुछ और ही थे। नहीं पापा, यह डॉक्टरी हमारे बस की नहीं। यह भी कोई जिंदगी है। पहले किताबों में घुसे रहो, फिर मरीजों में। जब इमरजेंसी आए तो न दिन का पता न रात का। नहीं, मुझे तो आसमान में उड़ान भरनी है। रमन बोला। मेरा सपना इंजीनियरिंग का है पापा। विपुल बोला। मैं तो मॉडल बनने के लिए पैदा हुई हूँ। देखना, एक दिन टॉप मॉडल बनूंगी पापा। रूही बोली। जैसी तुम लोगों की मर्जी। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, करो अपनी मन की। विश्वजीत ने बच्चों पर जबरन अपने सपने नहीं थोपे। एक बेटा पायलट बन गया, दूसरे ने इंजीनियरिंग कर अपनी राह पकड़ ली। मंजू ने बेटी को बहुत समझाया। बेटा रूही, यह चकाचौंध की जिंदगी में सुकून नहीं है। कोई और राह चुन लो और अपनी जिंदगी को ठहराव दो। मॉडलिंग की जिंदगी छोड़ दो बेटा। नहीं माँ, मैं खाना छोड़ सकती हूँ, पर मॉडल बनने का शौक नहीं। बस अब मेरे पीछे मत पड़े रहो। रूही तो फैशन की दीवानी थी, तो वह माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर मॉडल बन गई और फिर एक दिन अपनी मर्जी से शादी कर विदेश में जाकर रहने लगी। पति पत्नी ने भी हालात से समझौता कर लिया। 70 का दशक तक पहुंचते पहुंचते विश्वजीत और मंजू पर उम्र हावी होने लगी और मेहनत करने की क्षमता भी कम होने लगी थी। सुनो जी, हॉस्पिटल किराए पर उठा दीजिए और हम दोनों हफ्ते में शाम के समय ही मरीजों को देख लिया करेंगे। इस तरह शरीर को भी आराम मिलेगा और बच्चों के साथ समय बिताने का मौका भी। पूरी जिंदगी मेहनत में गुजर गई, क्यों ना अब बच्चों के साथ समय बिताया जाए। सही कहा मंजू, मुझे तुम्हारा निर्णय पसंद आया। उन्होंने हॉस्पिटल दूसरे डॉक्टरों को किराए पर चलाने के लिए दे दिया। दोनों ने अपनी बच्ची कुछ जिंदगी बच्चों के साथ घर पर बिताने निश्चय कर लिया। विश्वजीत की बहुएं रईस घरों की बेटियां थी और दोनों ही अच्छे पदों पर कार्यरत। घर के काम के लिए नौकर चाकर लगे थे। दोनों पति पत्नी डॉक्टरी छोड़कर पोते पोतियों के साथ घर पर अपना समय बिताने लगे। जब तक दोनों अपने कामों में व्यस्त थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब माँ बाप का पूरे पूरे दिन घर पर रहना बहुओं को अखरने लगा था। बस यही से परिवार में छूट फूट कहल की आवाजें उठने लगी। दीदी, आपको नहीं लगता मॉम डैड बच्चों को हमसे दूर कर रहे हैं? हम ऑफिस से आते हैं, फिर भी बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कैसे दौड़ कर आते थे। सही कहा। अब 2 घड़ी आराम से बैठो तो बहू कैसी रही दिनचर्या, क्या क्या काम किया आज। अब यह भी कोई बात है? आजादी से सांस लेना मुश्किल हो गई है। विश्वजीत और मंजू सब सुनकर भी शांत से सब अनदेखी कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे बच्चों और बहुओं से दूरी बना ली और अपने कमरे में सिमट गए। मंजू मन ही मन दुखी होती, पर खुश रहने का दिखावा करती रहती। एक दिन दिल के दौरे से मंजू विश्वजीत को हमेशा के लिए अकेला छोड़ इस दुनिया से विदा हो जाती है। मंजू के जाने के बाद अपना अकेलापन दूर करने के लिए विश्वजीत रोज सुबह शाम बगीचे में पहुंचकर अपनी उम्र के बुजुर्गों के साथ वक्त बिताने लगे। घर पर पिता की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर झगड़े होने लगे। भैया, यह ठीक नहीं है। आपको पहले पता था कि निशा के मायके में शादी है और हमें वहां जाना जरूरी है, फिर भी आपने विदेश घूमने का प्रोग्राम बना लिया। दोनों चले जाएंगे तो पापा के साथ कौन रहेगा? विपुल बोला। अरे, तो हम अपनी छुट्टी खराब कर दें? पिताजी मेरे
अकेले की जिम्मेदारी है क्या? पिछली बार भी तुम लोग बिना बताए घूमने चले गए। हमें मजबूरी में टिकट कैंसिल करने पड़े। रमन गुस्से में बोला, ये घूमने चले गए तो चले जाओ ना, वैसे भी नौकरी चाकर है तो फिर हम क्यों अपने शौक छोड़े? विपुल बोला, आप दोनों बेकार ही झगड़ा कर रहे हो। डैड को बोलो अब प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दें, उसके बाद उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। वैसे भी घर पर रहते हैं तो कमरे में बंद रहेंगे या बाहर हम उम्र के लोगों के साथ। इससे तो बेहतर है कि वो उनकी जिंदगी जिए, हम हमारी। क्यों भाभी? निशा की बात का सबने समर्थन किया। रात को खाना खाने के बाद विश्वजीत से रमन ने जो कहा वो सुनकर विश्वजीत की आंखों में नमी तैरने लगी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बच्चे उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उस समय उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस इतना बोले, ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। मुझे 1 महीने का समय दो, फिर मैं अपना निर्णय बताता हूँ। उस दिन से विश्वजीत रोज सुबह नाश्ता कर घर से निकल जाते और रोज रात को लौट आते थे। उन्होंने घर पर खाना खाना बंद कर दिया। किसी के किसी भी सवाल पर जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चले जाते थे। 1 महीना पूरा हो गया। विश्वजीत ने रात खाने के वक्त बेटों और बहुओं को सुबह 10 बजे नाश्ते की टेबल पर मिलने को कहा। कल सुबह ठीक 10 बजे सब यही मिलना, मुझे वसीयत की घोषणा करनी है, सो वक्त पर मौजूद रहना। इतना कहकर वह सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। बधाई हो भैया, फाइनली पापा ने चुप्पी तोड़ी। मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने हमारी बातों को हवा में उड़ा दिया। सही कहा विपुल, मुझे भी यही फीलिंग आ रही थी। चलो, देर से ही सही, पर उन्होंने फैसला तो लिया। मुझसे तो अब सुबह होने का इंतजार करना भी मुश्किल हो रहा है। चलो, सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। बच्चे वसीयत के सुनहरे सपनों में खो गए कि कल किसके हिस्से में क्या आने वाला है। सुबह का वक्त, सब वक्त से पहले हाजिर थे। सबकी निगाहें विश्वजीत के कमरे की ओर थी। सबके चेहरों पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। वकील साहब के आगमन के साथ ही इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। भैया वकील साहब, विपुल ने इशारा किया। चुप बैठे रहो, आइए अंदर आइए, रमन ने आगे बढ़कर कहा। जया, वकील साहब के लिए चाय बनाकर लाओ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर से चाय नाश्ता करके आ रहा हूँ। तुम लोग मेरे लिए तकलीफ मत करो, वकील साहब बोले। 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। यह पापा भी इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? विश्वजीत के आने में देरी से विपुल मन ही मन बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर में विश्वजीत भी आ गए। आ गए वकील बाबू, कुछ चाय पानी मंगाऊं या पहले वसीयत का कार्य हो जाए? पहले यह काम हो जाए विश्वजीत अंकल, फिर देखते हैं। पापा ने आपको घर भी बुलाया। वकील सुमेर विश्वजीत के दोस्त का बेटा था। वसीयत में क्या लिखा गया उसकी घोषणा होने लगी। फिर वकील साहब के एक एक शब्द के साथ बेटे और बहुओं के पैरों के नीचे से जमीन सरकने लगी। घोषणा इस प्रकार थी। विश्वजीत सिंह ने पूरे होशे आवास में अपनी चल अचल संपत्ति का आधा हिस्सा वृद्धाश्रम चलाने वाली संस्था को दान में दे दिया है और इस घर को खाली करने का तुम लोगों के पास 1 महीने का वक्त है। 1 महीने के बाद संस्था यहाँ वृद्धाश्रम चालू करेगी। विश्वजीत अपने दोनों बेटों से बोले, तुम लोग यही चाहते हैं ना, मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा करके वृद्धाश्रम में जाकर रहूं? तो लो, मैंने तुम लोगों की इच्छा पूरी कर दी। अब मैं वृद्धाश्रम में रहूंगा, पर कहीं और नहीं। वृद्धाश्रम तो खुद मेरे पास मेरे घर में रहेगा। हॉस्पिटल से आने वाले किराए से इन लोगों को मुफ्त में इलाज होगा। अब मैं मेरी दुनिया में खुश और तुम तुम्हारी दुनिया में। बस मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। तुम जैसे औलाद के लिए यह सबक जरूरी है। जाओ, अपने जाने की तैयारी करो। यह सुनते ही रमन और विपुल की देह जैसे सुन्न पड़ गई। चेहरे पर जो चमक थी वह
पल भर में राख की तरह उड़ गई। बहुएं भी आपस में देखती रह गई। यह तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सब शांत। बैठक में मौजूद घड़ी की टिक टिक तक सुनाई देने लगी। सबसे पहले जया की आवाज टूटी। पापा, पर हम तो सिर्फ मजाक, मतलब हमने ऐसे नहीं कहा कि आप घर ही छोड़ दें। विश्वजीत की आवाज एकदम ठंड थी। हाँ, तुम लोगों ने शब्दों में नहीं कहा, लेकिन इरादा तो बहुत साफ था। बेटों की जिम्मेदारी एक बोझ बन गई थी। बाप सिर्फ इस्तेमाल करने लायक था, प्यार करने लायक नहीं। विपुल के गले में जैसे कुछ अटक गया। पापा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आप चाहे तो वसीयत बदल दीजिए, लेकिन घर मत छीने पापा। विश्वजीत की मुस्कान कड़वी थी। मेरी गलती यह थी कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, पर इंसानियत देना भूल गया। कमरा खामोश हो गया। रमन रोने लगा। पहली बार उस पायलट बहादुर बेटे का घमंड टूट गया था। पापा, हम आपकी सेवा करेंगे, आपको कहीं नहीं जाने देंगे। प्लीज यह फैसला मत बदलिए। मेरी सेवा प्यार से करनी होती है, मजबूरी से नहीं। जिस प्यार से मंजू ने मेरी देखभाल की थी, उस प्यार की कीमत तुम चुकाने की औकात में नहीं हो। इतने सालों में पहली बार दोनों बेटों ने अपने पिता की आंखों में दर्द नहीं, एक निर्णय देखा। तूफान की तरह अड़िग वकील ने कागज समेटे और खड़ा हो गया। विश्वजीत अंकल, अब आगे की सारी प्रक्रिया मैं संभाल लूंगा। इन लोगों को 1 महीने में घर खाली करना होगा। विश्वजीत ने सिर हिलाते हुए कहा। धन्यवाद सुमेर बेटा, आज तुम्हारे पिता की कमी महसूस नहीं हुई। तुमने वह फर्ज निभाया जो मेरे बेटों को निभाना चाहिए था। वकील चुपचाप उनकी आंखों में सम्मान लिए चला गया। दिन गुजरने लगे और घर का रंग बदलने लगा। रमन और उसकी पत्नी रात के अंधेरे में रोते, पर पिता से बात करने की हिम्मत नहीं होती। विपुल हर कमरे में भटकता। पापा, हमको गलत साबित मत कीजिए, पर जवाब नहीं मिलता। पोते पोतियां दादा को खेलते देखते, पर उनका कमरा बंद रहता। विश्वजीत सिर्फ बगीचे में, अस्पताल के कामों में और अपने कमरे में रहते। किसी से न नाराजी, न बहस, न गुस्सा, बस एक शांत ठंडापन जो शब्दों से ज्यादा चोट करता था। एक दिन पोती ने दरवाजे पर दस्तक दी। दादा, मैं आपके साथ खेल सकती हूँ? विश्वजीत मुस्कुराए, दरवाजा खोला। बिल्कुल, तुम जैसे छोटी दिल कभी बड़े नहीं होते, प्यार सिखाने के लिए बने रहते हैं। लेकिन उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, अपने माँ बाप से हमेशा प्यार करना। किसी भी रिश्ते में स्वार्थ मत आने देना, वरना वही होता है जो यहाँ हुआ। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, क्या दादा, मम्मी पापा ने गलती की? विश्वजीत ने जवाब देने में पल भर की देर भी न की। हाँ, बहुत बड़ी गलती। दीवार के पीछे खड़े माता पिता सुनते रहे और रोते रहे। 1 महीना पूरा हुआ। घर खाली करने का दिन आ गया। बाहर ट्रक खड़े थे, सामान निकल रहा था। कभी जिस घर में हंसी और बच्चे दौड़ते थे, वहां सन्नाटा था। रमन और विपुल दोनों पिता के पैरों में गिर पड़े। पापा, हमें मत निकालिए, हम सच में बदल गए हैं। आप जो कहेंगे वैसा करेंगे। विश्वजीत ने सिर पर हाथ फेरा। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, बस भरोसा नहीं है। फिर रुके, धीरे से बोले, अगर सच में बदल गए हो तो एक दिन आएगा जब मैं खुद बुला लूंगा, लेकिन लौट कर आने की कोशिश तुम लोग नहीं करोगे। सजा पूरी होनी जरूरी है। दोनों बेटे सुबकते रहे, पर पिता का फैसला अटल रहा। 6 महीनों बाद घर अब वृद्धाश्रम की तरह चल रहा था, पर यह कोई साधारण वृद्धाश्रम नहीं था। यहाँ डॉक्टरों की टीम थी। हर बुजुर्ग के सम्मान का ध्यान रखा जाता। कोई फीस नहीं। हर बुजुर्ग के जन्मदिन पर छोटा उत्सव। विश्वजीत खुद रोज मरीज देखते और अपनापन देते। वो फिर से जवान लगते। एक दिन डाकिया एक पार्सल देकर गया। उस पर लिखा था, डॉक्टर विश्वजीत सिंह, हमारे हीरो। खोला, अंदर एक फोटो थी। रमन, विपुल, दोनों बहुएं और बच्चे।
सबके हाथ में पोस्टर। हम सुधर रहे हैं पापा, हमारे गुरु है। और साथ एक चिट्ठी, पापा, हमें आज एहसास हुआ, नाम विरासत से नहीं संस्कार से बनता है। विश्वजीत मुस्कुराए, आंखें भीगी, लेकिन वसीयत नहीं बदली और न बेटों को वापस बुलाया, क्योंकि सबक जरूरी था।